हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, हम पॉलिटी पढ़ रहे थे और पॉलिटी में हमने फंडामेंटल राइट शुरू किए थे, यानी कि मौलिक अधिकार स्टार्ट किए थे, जो कि भाग 3 में आते हैं और जिनका जो आर्टिकल है वो 12 से लेके 35 तक रहता है। जिसमें हमने आर्टिकल 12 को भी पढ़ा था, हमने आर्टिकल 13 को भी, 14, 15 सभी को हमने पढ़ के लगभग जो आपके आर्टिकल 18 तक हमने पढ़ लिया था, यानी आर्टिकल 18 तक हमने पढ़ा था और बड़े अच्छे वे में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले उस क्लास को देखिए जाके। उसमें मैंने आर्टिकल तो पढ़ाए हैं, उससे पीछे की जो थ्योरी है वो भी मैंने कराई है, जो भी फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड होते हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। उससे बाहर आप कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में मिला लीजिएगा, आपका क्वेश्चन उससे बाहर जा ही नहीं सकता, जो मैंने वहाँ पे आपको बता दिया है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो आर्टिकल 19 से पढ़ेंगे। और आर्टिकल 19 में क्या है, 19 से लेके आर्टिकल 22 तक पढ़ेंगे, 22, 23, 24 तक पढ़ेंगे, जिसमें हम जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सारी चीज़ों पे बात करेंगे। और इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मेरी इतिहास की क्लासें कंप्लीट हैं, आप उनको देख सकते हैं। और बहुत अच्छे वे में मैंने इतिहास को पढ़ाया है, एक एक टॉपिक को बड़े कंप्लीट वे में, और आपको ऐसा लगेगा कि एक ही वीडियो में एक टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया। ऐसा नहीं हुआ है कि जहाँ पे मैंने एक टॉपिक लिया है तो उसके लिए दूसरी वीडियो लगी हो। एक टॉपिक एक वीडियो में मैंने कंप्लीट करा दिया है, आपको ऐसा देखने को मिलेगा। और उसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको मतलब टेलीग्राम पे या फिर आपको उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आगे बढ़ने से वही गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको इसका फ़ायदा मालूम होगा और तभी आप इसको समझ पाएंगे कि एक्चुअल में ये कैसे समझे जाते हैं फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट हम पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था, हमने समानता का अधिकार देखा था, जिसमें हमने 14 से लेके 18 आर्टिकल जो थे वो पढ़े थे। अब जो पढ़ेंगे वो क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। क्योंकि फंडामेंटल राइट हमारे 6 हैं, 6 प्रकार के हमारे क्या हैं, फंडामेंटल राइट हैं। एक तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और शोषण के विरुद्ध अधिकार, और आपका क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और दोष सिद्धि में आपका अधिकार, आपका क्या बोलता हूँ, जो क्या होता है वो बच्चों के लिए होता है बालाश्रम का अधिकार, और आपका क्या है कि क्या बोलते हैं उसको, धार्मिक अधिकार हैं, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार हैं। तो इतने सारे आपके अधिकार हैं, करीब 6 अधिकार हैं जिनको हम पढ़ेंगे। और हमने पिछली क्लास में इनके बारे में बात भी की है, वो 6 अधिकार कौन कौन से, सारी चीज़ें मैंने बता भी दी हैं और अभी भी मैंने बोल के बता दी हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे आर्टिकल 19 को पढ़ रहे हैं। पहले सबसे पहले 19 से 22 तक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 23 और 24 पढ़ेंगे। इसमें क्या है, आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। वैसे तो ये आर्टिकल अपने आप में पूरे संविधान को समेटे हुए है। अगर आप इस आर्टिकल की बात करें, एक ये आर्टिकल है, एक 21 आर्टिकल है। अगर ये 2 आर्टिकल आपके रहें, 2 ही आर्टिकल अगर आपके संविधान में रह जाएं, तो ऐसे समझिए कि संविधान पूरा का पूरा संविधान अभी तक जिंदा है। क्योंकि इन 2 आर्टिकलों में वो बातें कही गई हैं जो पूरे संविधान के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। तो आर्टिकल 19 इस हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा सर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इसकी अगर और डिटेलिंग में जाना चाहूँ तो मैं और भी जा सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल तो नॉर्मली ही इसको पढ़ेंगे और हमारे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो नॉर्मली से ही बन जाएंगे, चाहे आपका कैसा भी क्वेश्चन हो। तो आर्टिकल 19 का जो 19(1) है ना, उसमें क्या दिया गया है, वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ पे क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। यहाँ पे सारे के सारे जो अधिकार हैं वो स्वतंत्रता के अधिकार हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार मतलब बोलने, आपको कुछ भी बोलने का अधिकार है, आप कुछ भी अपना बोल सकते हो, कोई भी मैसेज, कोई भी टाइपिंग, कुछ भी इंटरप्रेट कर सकते हो। ब्लॉग लिखने का अधिकार है, आपको यूट्यूब पे वीडियो डालने का अधिकार है, आपको मूवी बनाने का अधिकार है। आप चाहें तो आप खुद की वीडियो, खुद का कंटेंट, खुद का कुछ भी क्रिएट करने का आपको अधिकार है। वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार इसमें होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी शामिल हो जाएंगी। इसी में आपकी मीडिया आ जाती है, इसी में आपके सारे के सारे जो क्या बोलते हैं संपादक हैं, एडिटर हैं, वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। सारे के सारे कवि इसमें आ जाते हैं, सारे के सारे मोटिवेशनल इसमें आ जाते हैं। क्योंकि वाक एवं अभिव्यक्ति का जो अधिकार है वो यही तो कहता है, हमको अपनी बात कहने का अधिकार, हमको जो हमारे अंदर है उसको अभिव्यक्त करने का अधिकार।
आर्टिकल जो 19 का मतलब 2 है, सब क्लास 2, इसमें क्या है, शांतिपूर्ण बिना हथियार के सम्मेलन करने का अधिकार। सर इसका मतलब समझ में नहीं आता कभी। इसका मतलब ये होता है कि आपको कोई भी सम्मेलन करने का अधिकार है। जैसे आपने देखी कहीं सभा लग रही है, कहीं कोई मीटिंग लग रही है, तो वो मीटिंग, सभा, सम्मेलन सब कुछ करने का अधिकार है आपको। बस शांतिपूर्ण होना चाहिए और उसमें कोई भी हथियार, कोई भी वेपन, कुछ भी ऐसी चीज़ें ना हो जिनसे हिंसा फैल सके। तो ऐसा आपको सम्मेलन करने का अधिकार भी आर्टिकल 19 आपको देता है। और ये इसी तरह से आपको याद रखना है, इसी क्रम में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार। और वाक एवं अभिव्यक्ति आप तभी कर पाएंगे जब आप कहीं पे सभा और सम्मेलन कर पाएंगे। और सभा सम्मेलन आपका तभी कंप्लीट होगा जब आप को क्या है, बिना हथियार के होंगे, तभी आप कर पाएंगे सभा सम्मेलन। तो ये शांतिपूर्ण। अब संघ एवं समिति बनाने का अधिकार, संघ एवं सहकारी समिति का अधिकार। जब आप मीटिंग कर पाएंगे, जब आप शांतिपूर्ण सम्मेलन कर पाएंगे, तभी आप कोई संघ भी बना पाएंगे, तभी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन बना पाएंगे, तभी आप कोई समिति बना पाएंगे। तो इसमें संघ और समिति बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है 19 के 3 में। और 19 के 4 में, सब क्लास 4 में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूमने का अधिकार। आप भारत में कहीं भी घूम सकते हो, ऑल इंडिया में आप कहीं भी घूम सकते हो, किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में। आप देखते हैं आदमी दिल्ली से कहीं चला जाता है, या आदमी कहीं बिहार से दिल्ली, दिल्ली से बिहार, यूपी से बिहार, मतलब आदमी काम करने जाते ही रहता है। तो ये क्या है, कहीं भी घूमने का अधिकार है, किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे जाने का अधिकार है, कहीं भी आप घूम सकते हो। ये आपको आर्टिकल 19 के 4 क्लास सब, जो क्लास सब मतलब क्लास 4 मतलब आर्टिकल 19 का सब क्लास 4 है ना, उसमें ये आपको अधिकार मिलता है। और जो आर्टिकल 19 का क्लास 5 है ना, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने का अधिकार। और जब आप कहीं घूम सकते हैं तो आप कहीं भी निवास भी कर सकते हैं, तो ये भी इसका अधिकार इसमें दिया गया है। तो ये सारे के सारे अधिकार इसमें आपको दिए गए हैं। और जो आर्टिकल 19 का जो 6 है ना, ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता इसमें यही है। इसमें कोई भी व्यापार या वृत्ति, कोई भी कुछ भी धंधा, काम धंधा, कहीं भी रोजगार, कहीं भी कुछ भी आप करने का अधिकार आपका है। लेकिन अगर आप इसी टॉपिक को, इसी आर्टिकल को अगर आप IAS के लेवल से पढ़ते हो तो इसी में सारी चीज़ें बदल जाएंगी। मतलब ये कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी यही रहने वाली हैं। बस इनके आगे जो आर्टिकल 19 का ये 1 है, इसी तरह यहाँ पे आर्टिकल 19 का 2 चलने लगेगा। और आर्टिकल 19 का 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1 सब में इसमें लगता चला जाएगा। उसमें इनकी रेस्ट्रिक्शंस के बारे में बात की गई होगी कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी मूवी, कोई भी भाषण, कोई भी कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आप किसी के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप भारत देश के विरुद्ध नहीं बोल सकते। ऐसी कुछ बातें होती हैं। आप शांतिपूर्ण हथियार मतलब शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन आपके सम्मेलन का जो मकसद होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए ताकि लोग व्यवस्था ना बिगड़े, ताकि लोगों में वैमनस्यता ना फैले। तो अगर उसमें आप जाना चाहें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें जा सकते हैं। संघ एवं सहकारी समिति का अधिकार है। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह नहीं बनाएंगे कि आप कोई, मान लिया आपने कोई क्या कर लिया, आपने कोई डाकुओं का गिरोह बना लिया, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो गिरोह या संघ बनाने का, समिति बनाने का अधिकार तो है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप लूटपाट करने लगे उसको बना के। कहीं भी घूमने का आपको अधिकार तो है, कहीं भी आप घूमने जा सकते हैं, लेकिन 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 हर चीज़ की अपनी एक कंडीशंस होती है, हर चीज़ के अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं। तो उन सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। और आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप कि ऐसे घूम रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, आप कोई ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं जिससे कि मतलब क्या है, सिक्योरिटी का खतरा है, लोगों की जान माल का खतरा है। तो ऐसे व्यक्ति को आपको क्या है, हर किसी को घूमने भी नहीं दिया। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति है तो उस पर ये रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जा सकती है। भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी बसने का अधिकार है, कहीं भी आप बस सकते हो, लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे, जैसे कि पहले आपका जो जम्मू एंड कश्मीर था, वहाँ पे आप हर इंसान वहाँ पे नहीं रह सकता था, उसके लिए कुछ स्पेशल पावर्स थी, विशेष प्रावधान थे। कहीं भी आप व्यापार और वृत्ति कर सकते हैं। तो इसके मामले में क्या है, कोई भी आप व्यापार शुरू कर सकते हैं, आप चाहें तो कुछ भी, कोई भी धंधा, कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपको बताया गया है इस आर्टिकल के अपोजिट में क्या कहा गया है कि आप तभी कोई व्यापार कर पाएंगे
जैसे कि आप कोई डॉक्टरी का दुकान खोलना चाहते हैं तो आपके पास डॉक्टरी का एक डिप्लोमा, एक सर्टिफिकेट, उसकी एक विधिवत पढ़ाई आपके पास होनी चाहिए। आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपके पास इंजीनियर का कोर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप डॉक्टर की दुकान खोल रही है आपको कुछ पता ही नहीं। तो ऐसा मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शंस आपकी सरकार लगा सकती है। और ये जो वाक एवं अभिव्यक्ति है इसमें मूवी वगैरह सब कुछ आता है। तो ये आपका क्या है, आर्टिकल 19 है। और आर्टिकल 19 में ही हमने 10 मिनट ले लिए हैं। आगे कितने मिनट लेंगे, फिलहाल जितने भी मिनट लगें आपका टॉपिक क्लियर होता हुआ जाएगा और बिल्कुल भी छूटेगा नहीं। अब क्या है, और दोबारा आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। एक बार आपने अगर पढ़ लिया तो यही क्लास एक बार और रिकॉर्ड करके मतलब एक बार और रिपीट कर लीजिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा डबल स्पीड में देखने से। मूल संविधान जो था हमारा उसमें ये जो आर्टिकल 19 है उसमें 7 अधिकार थे, जिसमें एक संपत्ति का अधिकार भी था जिसको हटा दिया गया है। और 44वें अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा इसको हटाया गया है। कब हटाया गया है? जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978, उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। और इस संपत्ति के अधिकार को मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ पे ऐड है। ये आर्टिकल 300 जो आपका का है या 300A है उसमें ऐड है, जो भाग 12 में आता है। और जो आर्टिकल आपका 19 का 3 है ये वाला, इसमें संघ एवं सहकारी समिति की जो बात की गई है, तो ये जो संघ और सहकारी समिति उसमें दी गई है, इसका प्रावधान भी आया है सहकारी समिति बनाने के लिए। 57वां संविधान संशोधन 2011 में ये जोड़ी गई है। तो आपको ऐसे पॉइंट पता होने चाहिए कि सहकारी समिति किस संविधान संशोधन से संबंधित है। तो 97वें संविधान संशोधन 2011 से इसका ताल्लुक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें मिलता है आर्टिकल 20। और ये आर्टिकल 20 तो नहीं है, लेकिन ये आपका क्या है आर्टिकल 20। इसमें क्या बात की गई है, जैसे कि अभी आर्टिकल 19 में इतनी बातें की गई हैं, बोलने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, घूमने का अधिकार, ये सारी बातें हमने पढ़ी। अब इसमें क्या है, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर आपसे कोई अपराध हुआ है या आप पर कोई अपराध लगाया गया है, दोष लगाया गया है, तो उसके संबंध में आपको क्या संरक्षण प्राप्त हैं, वो आर्टिकल आपका 20 बताता है कि आप कैसे अपना बचाव कर पाएंगे। क्योंकि आपको गिरफ्तार किया गया, आपके पास कोई दोष का कोई भी आपके पास आपको आरोप लगाया गया आपके ऊपर, तो आप अपना बचाव कैसे करेंगे। आर्टिकल 21 बताता है कि आपके खिलाफ क्या क्या हो सकता है और आप अपने लिए क्या क्या कर सकते हो और आप कैसे बच सकते हो। एक तरीके से इसमें पूरी विधि है। जब कोई व्यक्ति, जब क्या है समझिए, पहले कोई व्यक्ति तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसने किसी विधि का अतिक्रमण ना किया हो। यहाँ पे क्या लिखा है, कोई भी व्यक्ति तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने किसी भी विधि का अतिक्रमण ना किया हो। आप कुछ भी कर दें, कोई भी कृत्य, कोई भी कुकृत्य कर दें, अगर वो कानून के दायरे में नहीं आता है, अगर वो कानून के दायरे में नहीं आता है मतलब उसमें कानून में उसके लिए कोई जगह नहीं है, तो वो आपका क्या है, मैं कहने का मतलब ये है, आपने कोई क्राइम कर दिया है और कानून की नज़र में वो चीज़ क्राइम नहीं है, तो वो आपकी क्या है, क्राइम नहीं मानी जाएगी। वो क्राइम नहीं मानी जाएगी क्योंकि आपने क्राइम तो किया लेकिन वो कानून की विधि के अनुसार उसका अतिक्रमण तो हुआ ही नहीं। तो कोई भी व्यक्ति तभी दोषी माना जाएगा जब उसने किसी विधि का उल्लंघन किया हो, किसी विधि का अतिक्रमण किया हो। तो ये एक पहला पॉइंट है। जैसे कि आपने मूवीज़ में देखा होगा, जब भी कोई किसी को गिरफ्तार करने आता है, कोई भी ऑफिसर किसी को भी, तो वो सीधे सीधे पूछता है किस जुर्म में मुझे गिरफ्तार किया जाता है। तो ये सारी बातें तो और उसके लिए विधि भी होती हैं। अब अपराध की वही सज़ा दी जाए, अगर कोई अपराध आपने किया भी है तो अपराध की वही सज़ा दी जाएगी जो उस टाइम पे लागू थी। जो अपराध किए गए समय पर सज़ा लागू थी वही आपको दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि उस टाइम पर सज़ा कुछ और लागू थी और आपको कुछ सज़ा और मिली, तो ऐसा भी नहीं होगा। वही सज़ा आपको दी जाएगी जो उस टाइम पे लागू थी। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार सज़ा नहीं दी जा सकती। जैसे किसी ने एक बार कोई क्राइम कर दिया है, एक बार किसी व्यक्ति का कोई मतलब मान लिया कि एक तरीके से मर्डर कर दिया है, अगर उसने एक इस व्यक्ति का मर्डर कर दिया है तो उसको उसकी सज़ा एक बार मिलेगी, 7 साल जो भी उसकी बनती हो, जेल वगैरह कुछ भी बनता हो। अब अगर दोबारा वो व्यक्ति छूट के आता है और पता लगा उसने जिस व्यक्ति का मर्डर किया है उसका तो मर्डर हुआ ही नहीं था, वो तो उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था। अब अगर वो व्यक्ति बाहर निकल के फिर उसको मार देता है
अब लोग कहें कि इसने तो इसको मार दिया, तो अदालत से वो 7 साल पहले ही उसी व्यक्ति की जो मर्डर के मामले में सज़ा काट चुका है, तो उसको सज़ा नहीं दी जाएगी। और इस चीज़ का एक आपको बहुत अच्छा मैं एग्जांपल दूंगा। एक मूवी है अमिताभ बच्चन की, जिसको अंधा कानून बोलते हैं। तो उसमें आपको ये मतलब देखने को मिलेगा कि मतलब जो अमिताभ बच्चन जी हैं वो अमरीश पुरी को कत्ल कर देते हैं, और कत्ल तो अमरीश पुरी का नहीं होता है, मतलब कत्ल नहीं होता है, और उसका इल्ज़ाम मतलब अमिताभ बच्चन पे आ जाता है। और अमिताभ बच्चन को जेल में जाना पड़ता है, और जेल से छूटने के बाद जब अमिताभ बच्चन वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है ये व्यक्ति तो ज़िंदा घूम रहा है। तब वो भरी अदालत में उसको मार देते हैं, और वो खुद कहते हैं कि आपका कानून किसी भी व्यक्ति को एक बार ही एक के कत्ल के इल्ज़ाम में सज़ा दे सकता है। तो ये आप उससे लिंक कर पाएंगे, मतलब ये मूवी में भी देखने को आपको मिल जाता है ये सारा कुछ। और किसी व्यक्ति को खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे कि कोई व्यक्ति है तो उससे ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती कि आप उसको खुद कि आप अपने विरुद्ध गवाही दो, आपसे ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती है। अगर आपसे कोई कह भी रहा है ऐसा, मारपीट हो रही, तो उस समय आप कबूल कर लीजिए। लेकिन जब आप अदालत में जाएं तो आप बता सकते हैं कि मुझसे ज़बरदस्ती कराई गई, ये वो, आप कुछ भी अपना मतलब बचाव के लिए आप ज़बरदस्ती आपसे फोर्स नहीं किया जा सकता है। ये आर्टिकल 20 में कहा गया है। ये सारी बातें हैं क्या है, एक तो वही सज़ा रहेगी जो उसको दी, जो उस समय थी। एक अपराध के लिए 2 बार सज़ा या उससे अधिक बार सज़ा नहीं मिलेगी, एक ही बार मिलेगी। और उसके खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए उसको मजबूर या बाध्य नहीं किया जाएगा। और जब भी उसको दोषी माना जाएगा जब उसने किसी भी विधि का अतिक्रमण किया हो। जैसे हम लोग कहते नहीं हमने किया क्या, हमें बताओ भी तो ये बात होती है तब तक। तो ये है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो आर्टिकल है वो आपका क्या है, आर्टिकल 21। और ये आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 21। इसमें क्या दिया गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें दिया गया है, आर्टिकल 21। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। मतलब ये आर्टिकल 21 आपको देता है अधिकार, आपको जीने का अधिकार देता है। प्राण बोले तो अपने जीवन, दैहिक स्वतंत्रता आपके शारीरिक स्वतंत्रता की बात करता है। आपको कोई टच नहीं कर सकता, आपके साथ कोई भी कुछ भी ऐसा कृत्य नहीं कर सकता, राज्य आपके साथ कुछ भी ऐसा अभद्र व्यवहार नहीं कर सकता जिससे आपकी जान माल को हानि पहुँचे, जान को हानि पहुँचे। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का इसमें क्या किया गया है, अधिकार दिया गया है। लेकिन इसमें एक विधि की बताई गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कोई भी व्यक्ति जब क्राइम करता है और उसकी सज़ा जो होती है वो फांसी होती है, तो उससे तो ये अधिकार छीन लिया जाता है ना, उसका जीवन जीने का अधिकार ख़त्म कर दिया जाता है। उसको राज्य क्या करता है, उसको फांसी दे देता है। जबकि आप एक बार गौर से आप खुद अपने आप पे एनालिसिस करिए, कोई भी व्यक्ति है जिसने मतलब कोई क्राइम किया या नहीं भी किया है, कभी कभी झूठे केसों में भी ऐसा हो जाता है, तो आप ऐसे रियलाइज़ कीजिए, एक व्यक्ति है जिसका जन्म होता है, जन्म उसका क्या है, ना तो जन्म जैसे उसके घर में हुआ, उसका पालन पोषण सब कुछ हुआ, और कोई भी कभी भी ऐसा होता है वो किसी क्राइम में फंस जाता है। और जब वो किसी क्राइम में फंस जाता है तो कभी कभार क्या होता है, उसको फांसी की सज़ा दी जाती है। अब फांसी की सज़ा दी जाती है तब क्या होता है, पहले तो आप ये सोचिए कि उस राज्य ने क्या किया उसके साथ, ना तो उसने उसे पैदा किया, ना ही उसने उसे पाला और पोसा, लेकिन एक क्राइम हो गया तो उसके जीवन जीने का अधिकार उसको छीन लिया। ये अधिकार मतलब उसके पास कैसे पहुंच गया, राज्य के पास, कि वो उसका अधिकार छीन सकता है। तो मतलब एक इलॉजिकल बात भी लगती है कि आप जब हमें जीवन दे नहीं सकते तो हमारा जीवन ले क्यों सकते हैं। लेकिन अगर आपने विधि कानून का उल्लंघन किया है और कानून में लिखा है उस प्रक्रिया के तहत, अगर आपने क्या किया है, जो भी उसमें लिखा है कानून में, अगर आपने उस विधि मतलब इसमें क्या लिखा है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही किसी व्यक्ति के जीवन को छीना जा सकता है। इसका सीधा सीधा मतलब यही है। क्या मतलब है, विधि के द्वारा स्थापित, अगर मतलब कानून में अगर कोई ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के जीवन को छीना जा सकता है, तभी उसके व्यक्ति को जीवन को छीना जा सकता है। जब उसने किसी ऐसी विधि का उल्लंघन किया हो कि उसमें लिखा है अगर आप ऐसा ऐसा करते हो तो आपको आपके जीवन जीने के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा, आपको आपकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर दिया जाएगा। अगर कानून में ऐसा कहीं लिखा है और वो प्रक्रिया है तभी ऐसा होता है।
अब एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है और एक है विधि की विधिवत प्रक्रिया। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये भारत में चलती है और विधि की विधिवत प्रक्रिया ये आपकी कहाँ चलती है, अमेरिका में चलती है। अभी के लिए आप इनको सिर्फ याद कर लीजिए कि अगर विधि में कोई ऐसी चीज़ लिखी हुई है, विधि के द्वारा कोई ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा उस व्यक्ति के प्राण को उससे छीना जा सकता है, तभी ये प्रक्रिया वहाँ पे लागू होती है। और वहाँ जो है अमेरिका में, वहाँ पे मतलब एक विधि की विधिवत प्रक्रिया है उनकी, मतलब एक विधिवत है, मतलब उसमें ऐसा है जैसे कि भारत में समझिए, पहले इसको देखिए, बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, ऐसे शब्दों में कुछ भी आप मतलब ऐसे इलॉजिकल आइडिया नहीं लगा सकते हैं, बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वही बात है, विधि की विधिवत प्रक्रिया सेम तो बात कर रहे हैं ना। विधि की विधिवत प्रक्रिया में ये है कि वहाँ के संविधान में जैसा लिखा है वैसा ही होगा। अमेरिका के संविधान में जैसा लिख दिया गया है, विधि की उनकी एक विधिवत प्रक्रिया है, वो उसी को फॉलो करेंगे और कोई प्रक्रिया फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, भारत में बहुत सी ऐसी प्रक्रियाओं को देखा जाएगा, उन सारी प्रक्रियाओं को देखकर जब एक निष्कर्ष निकाला जाएगा कि क्या वाकई ये किसी ऐसी प्रक्रिया को फॉलो कर रहा है कि इसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का हनन मतलब छीन लेना चाहिए, तब जाके वही विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहलाती है। तो ये भारत में चलती है। अब आर्टिकल 21 का हमने देख लिया क्या है, इसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित किया जा सकता है। अब एक आर्टिकल 21A है, इसको भी देख लेते हैं, फिर अभी हम आर्टिकल 20 के सारे चीज़ों को देख लेंगे एक ही साथ में। इसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है, क्योंकि आर्टिकल 21 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है। आर्टिकल 21 में जीवन जीने का अधिकार आपको एक बार दिखाई देता हूँ, फिर मैं इस पर बात करता हूँ। देखिए आर्टिकल 21 में जो दिया गया है उसको पहले देख लीजिए, फिर हम पीछे चल के शिक्षा वाले पे बात करेंगे। आर्टिकल 21 में क्या किया गया है, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार। क्या है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, डिग्निटी स्थान से जीने का अधिकार, इज्जत से जीने का अधिकार आपको आर्टिकल 21 देता है। स्वच्छ पर्यावरण, ये सारे इसमें से कुछ भी आ जाए आपको देखो, इसमें सब जीवन से संबंधित है, जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है। जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, जीवन रक्षा का अधिकार आपका इसमें शामिल है। आपके जीवन, जैसे पुलिस है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, बॉर्डर पे जो आर्मी है, ये क्या है, जीवन रक्षा का अधिकार ही तो हमारे लिए बनाती है। और अपनी मर्जी से विवाह करने का अधिकार भी हमारा है। स्वास्थ्य का अधिकार है, अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो हम सरकारी अस्पताल में जाएंगे, वहाँ से हम फ्री में दवाई भी ला सकते हैं। तो ये क्या है, ये राज्य क्या है, इसके विरुद्ध आप जा सकते हो। और क्या है, 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, और यही शिक्षा का अधिकार भी हम पीछे पढ़ेंगे। त्वरित सुनवाई का अधिकार, तत्काल, तत्काल बोले तो तुरंत, तत्काल मतलब त्वरित, एकदम जल्द सुनवाई का अधिकार आपके पास है। सूचना का अधिकार, आपको जैसे कोई गिरफ्तार करने आया है तो आपको वो जानकारी होनी चाहिए क्यों आपको गिरफ्तार किया जाता है। आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं, कोई भी सूचना ले सकते हैं, राज्य से पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो सूचना का अधिकार। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, आपको कोई भी मतलब आप किसी उस मामले में फंस गए हैं तो आपको निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार भी होना चाहिए। सार्वजनिक फांसी का अधिकार, सार्वजनिक फांसी का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, यहाँ पे फांसी के विरुद्ध अधिकार यहाँ पे कहीं पे लिखा है, मैंने शायद यहाँ पे जो है, एक मिनट देख लेता हूँ इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, सार्वजनिक फांसी के यहाँ पे मतलब था कुछ ऐसा, मैं एक बार देख लूँगा कि सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार था या सार्वजनिक फांसी का अधिकार था। फिलहाल तो मेरे ख्याल से यहाँ पे क्या है, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, कि आपको पब्लिक में किसी को फांसी नहीं दी जा सकती है, ये अधिकार आपको है। और देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, अगर देर से किसी को फांसी दी जा रही है तो ये भी उसको अधिकार है। बिल क्यों उसके साथ टॉर्चर हो रहा है, मतलब वो हर दिन वैसे भी अपनी फांसी की सज़ा सुन के वो मर रहा है, तो उसको देर से फांसी की सज़ा जो हो रही है उसके विरुद्ध भी उसका क्या है, एक अधिकार है। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, कोई भी आपको गिरफ्तार करने आया है तो उसके विरुद्ध आपका अधिकार है कि क्यों, कहते हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट, तो वो पूछता है किस जुर्म में, तो ये बात आपको वही बात होती है। अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध, अगर आपके साथ कोई ऐसा मतलब आपको पकड़ के ले गई है पुलिस और आपके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है जो मतलब एकदम मानवीय नहीं है, अमानवीय व्यवहार है, तो आप उसके विरुद्ध भी ये अधिकार आपका है। हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, वही बात है, आपके साथ हिरासत किसी ने कर लिया और बहुत शोषण हो रहा है आपके साथ, मतलब पुलिस ने, और बहुत आपके शोषण हो रहा है, बहुत आपको टॉर्चर किया जा रहा है, तो ये भी आपको अधिकार है। आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार, आपको
इमरजेंसी हेल्थ सर्विस का भी आपको अधिकार है। शयन का अधिकार, शयन बोले तो सोने का अधिकार, नींद का अधिकार, अगर आप मतलब आपको क्या है, नींद का भी अधिकार है। और ये अधिकार आपके कहाँ से निकल के आए हैं, अगर आप आईएएस के लेवल को पढ़ते हो तो जाके ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं, ये कहाँ से निकल के आते हैं। जैसे कि ये निजता का अधिकार आपका क्या है, ये आपका निजता का अधिकार आपको क्या है, आप क्या कर रहे हैं अपने लिए आपके। जैसे कि इसमें एक बात कही गई कि रात के 10 बजे के बाद कोई भी पुलिस किसी भी व्यक्ति के घर पे जाके क्या है, उसको सर्च नहीं करेगी, उसको नहीं पकड़ेगी, उसको दिन ही दिन में पकड़ना है, रात में उसके घर पे जाके उस पर दावा नहीं बोलेगी। ये निजता के अधिकार में आता है। अफसर का अधिकार है शोर प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार। कहीं पे शोर शराबा हो रहा है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके यहाँ पे बगल में कोई शोर कर रहा है, बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है, इतना मतलब कि आपको सहन नहीं, तो आप उसके विरुद्ध भी जा सकते हैं। धारणीय विकास का अधिकार, धारणीय मतलब ऐसा विकास के लिए आप अधिकार मांग सकते हैं राज्य से, जिससे मतलब जो व्यवस्था आपकी बनी है वो तो आपकी रहे और आप आगे की तरफ डेवलप भी कर पाओ। पारिवारिक पेंशन का अधिकार, अकेले कारावास में बंद रहने का अधिकार, आप अकेले कारावास में रहना चाहते हैं तो वो भी आपको अधिकार है, नहीं रहना चाहते हैं तो वो भी आपको अधिकार है। विदेश यात्रा करने का अधिकार, सरकारी अस्पताल में समय पर उचित इलाज का अधिकार, ये सारे के सारे अधिकार जो जीवन जीने से संबंधित हैं, पर्यावरण से संबंधित अधिकार हुआ, स्वच्छ जीवन का अधिकार हुआ, आपका पेयजल का अधिकार हुआ, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और इसीलिए ये स्कीम चलती हैं, पेयजल, ये टैप्स कनेक्शन, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये जीवन जीने के अधिकार में सारी आती हैं। अब यहाँ पे देखिए जो मैं बता रहा था शिक्षा का अधिकार, तो ये जो शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार आपका ये रहा, आर्टिकल 21A में है, इसको जोड़ा गया था, ये पहले तो नहीं था, इसको क्या गया था, जोड़ा गया था। हालांकि जीवन जीने के अधिकार में सारी चीज़ें आनी चाहिए, अगर आप बेहतर लाइफ चाहते हैं तो आपको शिक्षा तो आनी चाहिए। राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत ऐसा किया गया है। जो आपका 86 अमेंडमेंट हुआ है 2002 के तहत, उसमें ऐसी बात आपकी बोली गई है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, लेकिन उच्च या व्यावसायिक शिक्षा नहीं। जो आपकी उच्च शिक्षा है या व्यावसायिक शिक्षा है उसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बेसिक शिक्षा की बात कर रहे हैं जो कि अनिवार्य शिक्षा है। जैसे 6 से 14 वर्ष के लिए कौन सी अनिवार्य शिक्षा है, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की जो शिक्षा है उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको 10th है, 12th है या कोई डिग्री डिप्लोमा करनी है तो उसके लिए ये व्यवस्था नहीं की गई है। शिक्षा का अधिकार जो राइट टू एजुकेशन है, ये कब आया, आपका राइट टू एजुकेशन RTE एक्ट 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा इसमें कर दी गई। और उसमें यही बताया गया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा में 6 से 14 वर्ष तक के लिए जो आपकी बुनियादी शिक्षा है उसकी बात की गई। और आर्टिकल जो 20 है और आर्टिकल 21 किसी भी हालत में निलंबित नहीं हो सकते हैं। मतलब एक तो आपको क्या है, आर्टिकल 20 जो हमने पढ़ा था, आपको क्या है, आपके दोष सिद्धि के संबंध में अधिकार, और एक आपका आर्टिकल 20 जिसमें जीवन जीने का अधिकार। ये किसी भी हालत में इनको रद्द नहीं किया जा सकता, राज्य इनको कभी भी रद्द नहीं कर सकता है। और ये बात 44वें संविधान संशोधन 1978 में कही गई है कि राज्य इनको नहीं छीन सकता किसी भी हालत में, चाहे इमरजेंसी हो, कुछ भी हो, कभी भी ये नहीं छीने जा सकते। अब ये तो हमने देख ही लिया। अब आपका क्या है, ये 22वां आपका क्या है आर्टिकल है, 22वां आपका क्या है, ये आर्टिकल है। और 22वें आर्टिकल में आपको क्या कहा गया है, कुछ दशाओं में निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार। जैसे आपको गिरफ्तार किया जाता है तो उसके मामले में यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको क्या है, कुछ अधिकार दिए गए हैं। आपको कोई पुलिस वगैरह जब गिरफ्तार करती है तो उसके मामले में बातें की गई हैं। कुछ दशाओं में क्या है, देखिए बहुत अच्छे से समझिए। एक तो होती है दंड विषयक आपकी हिरासत, जिसमें आपका क्या होता है, दंड दिया जाता है, प्यूनिटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव मतलब आपको पेन दिया जाता है, आपको दंडित किया जाता है, आपको उसकी सज़ा दी जाती है। एक होती है निवारक हिरासत, जिसको प्रिवेंशन डिटेंशन कहते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। ये आपका क्या होता है, निवारक हिरासत। इसमें दोनों में आपको एक साथ समझना होगा। इसमें व्यक्ति को दंड मिलता है, क्या, कैसे दंड मिलता है, अपराध किए जाने पर। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, उसने किया है और अपराध या उसने कबूल कर लिया है, तब भी उसको उसकी सज़ा मिलेगी, या अदालत के द्वारा उसे दोषी साबित कर दिया गया है।
अपराध किए जाने पर, अपराध कबूल कर लेने पर अदालत से दोषी साबित हो जाए अगर कोई व्यक्ति, तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी। इसको ही समझ लेते हैं। गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। जब भी आपको कोई गिरफ्तार करेगा तो उसको कारण बताना होगा कि हम आपको इस वजह से गिरफ्तार कर रहे हैं, आपने ये क्राइम किया है। तो ये तो दंड विषयक आपकी है। और अपने बचाव के लिए आप वकील करने का आपको अधिकार है। आप अपने तरीके से अपने बचाव के लिए वकील करने का अधिकार आपको है, या आपकी तरफ से कोई भी कर सकता है। मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में पेश करना होगा, यात्रा के समय को छोड़कर। और अगर आपको कोई पुलिस किसी भी केस में, किसी भी मामले में आपने कोई क्राइम किया है, गिरफ्तार किया जाता है, तो आपको 24 घंटे के अंदर जज साहब के सामने पेश करना होगा, मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर। उसमें आपका यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाएगा। अगर आपको यात्रा के समय में मान लिया 6 घंटे यात्रा के समय में लग गए, तो वो 6 घंटे निकाल के बाकी 24 घंटे आपके जोड़े जाएंगे। 24 घंटे के अंदर आपको पहुंचाना है वहाँ पे। दंड और दंडाधिकारी द्वारा बिना अतिरिक्त सजा दिए 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार। अगर मजिस्ट्रेट ने कोई सज़ा नहीं दी उसको, अदालत के सामने अगर वो पेश हुआ और जज साहब ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया, तो उसको 24 घंटे के अंदर उसको क्या किया जाएगा, रिहा भी किया जाएगा। 24 घंटे के अंदर उसको छोड़ दिया जाएगा, बाइज्जत बरी भी कर दिया जाएगा। तो ये आपकी क्या है, कुछ दिशाओं में निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। और यहाँ पे जो निवारक हिरासत है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए इसमें क्या होता है। देखिए इसमें जो दंड विषयक थी ना, इसमें आपने कोई क्राइम किया है तभी आपको इसमें क्या है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें आपका क्या होता है, जैसे आप कोई क्राइम करते हैं, कई बार करते हैं, और फिर कोई ऐसा क्राइम हो जाता है जिसमें शक होता है कि ऐसा तो नहीं आपने किया हो, या कोई ऐसा पुलिस को लग जाए कि ये होने वाला है और ये व्यक्ति ऐसा क्राइम कर सकता है। इसमें शक के आधार पे क्या होता है, गिरफ्तारी की जाती है। अपराध से पहले आपने अपराध नहीं भी किया है तब भी आपको पहले से ही गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि पुलिस को शक है कि आप ऐसा कर सकते हो, इसीलिए आपको पहले से ही गिरफ्तार कर लिया गया ताकि आप वो ना कर पाएँ। व्यक्ति की हिरासत, व्यक्ति की जो हिरासत है वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं होगी। ऐसे मामलों में अगर आपको शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है तो 3 महीने से ज़्यादा आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होता है कि 3 महीने से आपको ज़्यादा गिरफ्तार किया जाता है तो एक सलाहकार बोर्ड बनेगा। जो सलाहकार बोर्ड बनेगा वही उसकी सज़ा को बढ़ा सकता है। वही बताएगा कि 3 महीने के बाद सलाहकार बोर्ड सज़ा बढ़ा सकता है और नहीं भी बढ़ा सकता है। और उस सलाहकार बोर्ड में क्या होंगे, हाई कोर्ट के जजेस होंगे। जो हाई कोर्ट होता है उच्च न्यायालय, वहाँ के जज भी उसमें शामिल होंगे और वो ये बात तय करेंगे कि इसकी सज़ा बढ़ानी चाहिए या नहीं, क्योंकि अभी भी ये कुछ कर सकता है, इसलिए अभी ऐसा करते हैं, इसकी सज़ा और बढ़ा देते हैं। नहीं तो अभी ये इसको छोड़ दिया तो अभी कुछ ना कुछ क्राइम कर देगा जाके, इसलिए इसको क्या है और इसकी सज़ा बढ़ा दो। तो ये इसमें होता है आपका निवारक हिरासत में। और इस प्रकार की जो हिरासत होती है, हिरासत के बारे में व्यक्ति को बताया जाना चाहिए। मतलब उसे गिरफ्तार किया गया है तो उसको बताना तो चाहिए कि हम आपको इस वजह से गिरफ्तार कर रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि आप ऐसा कर सकते हो, मुझे किसी से खबर मिली है कि आप ऐसा कर सकते हो, किसी ने बताया है, मुझे गुप्त सूचना के अधिकार, तभी मैं आपको गिरफ्तार कर रहा हूँ, ऐसा आपका राज्य बोल सकता है। और हिरासत के विरुद्ध प्रतिवेदन देने का अधिकार भी है। अगर आपको हिरासत में ले लिया गया है तो आपको क्या है, प्रतिवेदन तो देना ही पड़ेगा। प्रतिवेदन आपको दे सकते हैं आप उसके विरुद्ध कि हम अपने बचाव के लिए तो कुछ कर ही सकते हैं, वकील वगैरह कुछ भी करेंगे। तो ये वाली बात इसमें शामिल होती है। तो आपको समझ में आया होगा कि निवारक हिरासत क्या होती है, दंड विषयक हिरासत क्या होती है। आगे बढ़ते हैं, और भी आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल आपका क्या है, 23 है, एक इसके बाद 24 है। इनको हम इतने डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको दोबारा इसमें पढ़ना ना पड़े। अगर आपको दोबारा पढ़ना है तो फिर यही क्लास आप देख लेंगे, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इन्हीं चीज़ों से। और इतने अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ, इतने अच्छे से तो मैं खुद मतलब इसको तैयार भी नहीं करता हूँ अपने आप में। जब मैं इसमें पढ़ा रहा होता हूँ तब मेरा दिमाग ही कुछ अलग चला जाता है और मैं उसी तरह से इसमें मतलब एक प्रैक्टिकल तरीके से मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर आपके साथ कुछ शोषण हो रहा हो तो उसके विरुद्ध आपका क्या अधिकार है, आर्टिकल 23 से 24 में ये बातें की गई हैं। अब आर्टिकल 23 इसके बारे में क्या कहता है, 23 में क्या कह रहा है, मानव दुर्व्यापार, बेगार, बलात्, श्रम पर प्रतिबंध। मानव के साथ कोई भी दुर्व्यापार नहीं कर सकता है। जैसे रियल भाषा में अगर बात करूं, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ लिया जाता है, उन्हें ऐसे ऐसे धंधों में लगा दिया जाता है, गलत क्राइम में लगा दिया जाता है, उनका बड़ा शोषण किया जाता है। जैसे कि आपने मूवीज़ में बहुत सारा देखा होगा, बच्चों को उठा लिया जाता है, उनके हाथ पैर काट दिए जाते हैं, उनसे भीख मंगवाई जाती है,
या फिर बच्चियों को, औरतों को उठा के उन्हें मतलब कोठे वगैरह उनसे क्या है एक तरीके से उनके साथ बड़ा दुर्व्यापार किया जाता है, या फिर बेगार कराई जाती है। किसी भी व्यक्ति को काम पे लगा दिया, उससे क्या है काम ले लिया, पैसे उसके दिए ही नहीं। बलाश्रम, ये सारी चीज़ें इस पे क्या है बच्चों से ज़बरदस्ती काम कराना, ज़बरदस्ती, ये सारी बातें इसमें आती हैं। बेगार, बलाश्रम, ये सारे मानव दुर्व्यापार, इसमें सब कुछ आता है। मानव तस्करी भी आता है। अब देखिए इसमें क्या क्या शामिल है। मानव दुर्व्यापार में क्या है, पुरुष, महिला एवं बच्चों की वस्तु के समान खरीद बिक्री पर रोक लगाई गई है। इसमें क्या कहा गया है कि मानव दुर्व्यापार क्या है, अगर कोई व्यक्ति बच्चों को, महिलाओं को, व्यक्तियों को बेच रहा है वस्तुओं के समान, तो क्या है वो, क्या है मानव का दुर्व्यापार ही तो है। मानव के साथ व्यापार हो रहा है, मानव का व्यापार हो रहा है, लेकिन दुर्व्यापार हो रहा है। महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार, उनके साथ अनैतिक रूप से दुर्व्यापार हो रहा है, जिसमें वेश्यावृत्ति भी आपकी आती है। आपको वेश्यावृत्ति के बारे में तो आपको पता ही है। किसी को दास बना के काम कराना, गुलाम बना के काम कराना, ये सारे के सारे मानव के दुर्व्यापार। क्योंकि आर्टिकल हमने अभी 21 देखा, राइट टू लाइफ, उसमें ये क्या है, इन सारी चीज़ों के खिलाफ की बात की गई है ना, कि जीवन जीने के अधिकार में क्या है, आपको स्वतंत्रता होनी चाहिए हर एक काम की, हर एक चीज़ की। बेगार, बिना परिश्रम दिए काम कराना, किसी से पैसे दे ही नहीं रहे, केवल काम करा रहे हैं, काम करा रहे हैं, काम करा रहे हैं, तो ये मानव दुर्व्यापार है। अब इसके लिए ये आर्टिकल 23 के तहत आप इसके खिलाफ जा सकते हैं। अब इसमें निवारण हेतु क्या दिया गया है, प्रमुख कुछ अधिनियम बनाए गए हैं इसके निवारण के लिए। इसके निवारण के लिए अधिनियम है अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956। तो ये एक अधिनियम बनाया गया है। अगर आपके साथ कुछ अनैतिक दुर्व्यापार हो रहा है तो इस अधिनियम के तहत आप कोर्ट कचहरी घूम सकते हैं। आपको मतलब क्या है, ये मतलब अधिनियम बनाए हैं कि इनके तहत अगर आपने आपको ऐसा करते हुए पाया गया कि आपने किसी के साथ ये मानव दुर्व्यापार किया, तो इस अधिनियम के तहत आपको सज़ा मिलेगी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ये क्यों, क्योंकि लोग बेगार करा रहे थे, दास बना के काम करा रहे थे, तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम ये है। अगर आपके साथ कोई ऐसा करा रहा है कि आपको मजदूरी नहीं दे रहा है, आप उसके खिलाफ आप उस पर केस कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्ट इसमें दिया गया है। बंधुआ मजदूरी, ज़बरदस्ती फोर्स करा रहे हैं, ज़बरदस्ती लेबरी करा रहे हैं आपको, मतलब आपको एक बंधुआ मजदूर बना दिया, मतलब आपको एक तरीके से होता नहीं कि आपको ख़रीद लिया एक तरीके से, तो वो उसका भी एक क्या है इसमें एक्ट है, उसके खिलाफ भी आपको क्या है। ठेका श्रमिक, आपको ठेके पे ले गए कोई लोग और आपको क्या है, आपसे क्या ले लिया, ठेकेदार से पैसे ले लिया, आपको वहाँ पे लगा दिया। अब आपको क्या है, आपको एक तरीके से वहाँ पे उसने क्या कर दिया, बेच दिया है एक तरीके से, और आप वहाँ पे काम करो। तो ये सारी चीज़ें इनके लिए क्या है, अधिनियम आए हैं। तो ये अधिनियम इस पर बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या है, आर्टिकल 24 है। आर्टिकल 24 में क्या है, इसमें ये बच्चों के लिए विशेषकर कारखानों आदि में बाल श्रम पर निषेध है। बाल श्रम, जो बच्चे काम करते हैं ना फैक्ट्रीज में, कारखानों में, कंपनियों में, तो इस पे बात की गई है। इसमें क्या कहा गया है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए नियोजन का प्रतिषेध है। किसी भी 14 साल से कम बच्चे को आप काम पे नहीं लगा सकते हो, किसी भी कारखाना फैक्ट्री में नहीं लगा सकते। अब तो कंपनियों में 18 साल जब तक नहीं होते हैं तब तक कंपनियां खुद नहीं लेती हैं, क्योंकि उन पे क्या हो सकता है, उन पे मुकदमा हो सकता है, उन पे केस हो सकता है। बाल श्रम निषेध क्या है, फैक्ट्री, खान, अन्य किसी निर्माण गतिविधि पर प्रतिबंध आपका लगाता है। कहीं भी कोई मकान बन रहा है उसमें 14 साल के कम बच्चों को लगाया जा रहा है, कहीं पे मान लिया कोई पुल वगैरह का कहीं भी लेबर का चल रहा है, तो वहाँ पे 14 साल के कम बच्चों को नहीं लगाया जा सकता है। अगर ऐसा हो रहा है तो बाल श्रम निषेध है ये। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून इसके लिए एक आया था, बहुत इम्पोर्टेंट कानून आया था, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986। तो बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 आया था, और इस अधिनियम को 2016 में संशोधित किया गया। बाद में इसको क्या बोला गया, बाल एवं किशोर श्रम निषेध अधिनियम, क्योंकि अब इसमें क्या है, अभी तक तो 14 ही से था। अब क्या है, जब तक आप 18 साल नहीं हो जाते हो तब तक आप किसी भी काम में आपको इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। हालांकि 14 साल तक का ही ये कानून बनाया गया कि जैसे कि कोई बच्चा है, अब बच्चे के फादर की एक दुकान है, अब वो बच्चे से दिन भर काम करा रहे हैं, उसमें 24 मतलब 8-10 घंटे उसमें उसी को लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। उस बच्चे के खिलाफ मतलब उसका क्या है, एक तरीके से उसका बचपन छीना जा रहा है, उसका बहुत से अधिकार छीने जा रहे हैं। तो बाल श्रम इसीलिए निषेध है, उसको उसकी लाइफ जीने का अधिकार है। तो उससे मतलब 2-3 घंटे आप करा सकते हो, क्योंकि वो एक नॉर्मली भी होता है, लेकिन आप ज़्यादा नहीं करा सकते हो। इसके लिए आपके कुछ अधिनियम आए थे, कारखाना अधिनियम 1948, बागान श्रम अधिनियम 1900, बागान नहीं, यहाँ पे क्या है, बाल श्रम अधिनियम है, क्या है, बाल श्रम अधिनियम ही यहाँ पे है, ये 1951।
नहीं, बागान ही है, क्योंकि बागान में बाग वगैरह नहीं होते हैं, उनमें काम कराया जाता है बच्चों से, तो वो भी आपका नहीं कराया जा सकता है। खान अधिनियम आया था, जो खानें होती हैं खुदाई की, उनमें उसके लिए एक अधिनियम आया था, क्योंकि वहाँ पे मतलब कोई बच्चा अगर खान में कर रहा है, कुछ भी हो जाता है, क्योंकि खान तो खान होती है, दब कुछ गया, कहीं कुछ गिर गया उसके ऊपर। बीड़ी तथा सिगार कर्मकार अधिनियम 1966 आया था, उसमें इसमें बताया गया कि यहाँ पे बीड़ी सिगरेट ऐसी चीज़ें बढ़ रही हैं, तो उसमें इन बच्चों को इस तरह से काम नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि इस पे उनका गलत इम्पेक्ट पड़ता है। 2006 में क्या कहा गया कि घरेलू नौकर जो हैं, होटल हैं, रेस्तरां हैं, दुकान हैं, रिसोर्ट हैं, चाय की दुकानों पर कार्य प्रतिबंध। जो घरेलू नौकर्स हैं उनको क्या है, मतलब इन चीज़ों घरेलू नौकरों मतलब ये यहाँ पे कहा गया 14 वर्ष से कोई भी कम मतलब एज का बच्चा है तो उसे घरेलू नौकर बना के या होटल पे रखे या दुकानों पे रखे, कारखानों में, चाय की दुकानों पे आपने देखा होगा तो बच्चे काम कर रहे होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, निषेध हैं, ये आर्टिकल 24 बोलता है। तो ये हमने आज आर्टिकल देखे और बहुत अच्छे से देखे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, मैं फिर से समझा दूंगा सारी की सारी चीज़ें। अगर आपको समझ में आ गए हैं और फिर भी कोई डाउट है तो आप एक बार क्लास देख लीजिए दोबारा, फिर से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक रखते हैं, और क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, और आप क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग हमारी क्लास देख पाएँ सबसे पहले। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है महान सर, इसको आप ज्वाइन कीजिए, आपको PDF मिल जाएगी। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।